हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धांत पंवार। आप सभी का आपके उस चैनल पे वेलकम करता है जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एंड इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माय न्यू टॉपिक दैट इज टाइम एंड टेंस। आज अपन बात करने वाले हैं ग्रामर का बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक का नाम मैंने रखा है नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तो अपन इस टॉपिक में जिस भी कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जो भी चीजें मैं यहाँ पे इस वाले टॉपिक में इंक्लूड करने वाला हूँ, बेसिकली बहुत ही शानदार लेवल से अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। तो मेरे इस सीरीज में आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इस सीरीज के अंतर्गत अपन क्या बात करेंगे। हम बात ये करेंगे कि हमने जैसे स्कूल लेवल पे पढ़ा है, 10th क्लास में सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है, 8th क्लास में सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। इसके अलावा अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाएगा। तो बेसिकली उस ही चीज को मैं इस वाले टॉपिक में इंक्लूड करके आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है वो चीज, देखिए ध्यान से। जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें मैंने एक चीज नोट करी है कि जैसे अपन रोजाना टेंस की क्लासेस लेते हैं, डे बाय डे टेंसेस की क्लास लेते रहते हैं अपन, तो इसमें जो व्यूअर्स होते हैं, जो अपने व्यूज होते हैं वीडियो के ऊपर, वो लगातार कम होते जाते हैं। उसका रीजन ये है कि लोग बाग जो है वो ग्रामर को कम समझते हैं कि ग्रामर कोई ज्यादा खास नहीं है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने को अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन अपने को रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक चीज सोची है कि टेंसेस की क्लास अल्टरनेट डेज पे लेकर के मैं आऊंगा। अल्टरनेट मीन्स होता है एक दिन छोड़ करके अगले दिन। तो जैसे आज अपन ने क्लास ली है, तो कल जो क्लास होगी मेरी, उसमें मैं वोकैबुलरी के बारे में बात करूंगा। फिर परसों से अपन ने जहां पे इस क्लास को छोड़ा है, इससे आगे वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट करें, बिकॉज योर टाइम इज इनवैल्यूएबल। आपका जो टाइम है वो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत अपन नहीं लगा सकते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें मैंने बात की है टाइम और टेंस की। इट मीन्स टाइम एंड टेंस कब कहा जाएगा, टाइम एंड टेंस होता क्या है, ये चीज अपन देखेंगे सबसे पहले। तो व्हाट इज टाइम एंड टेंस, जब कभी भी अपन सेंटेंस में मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का यूज देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा अपना है, उसके अकॉर्डिंग मेरी हेल्पिंग वर्ब कैसी है। सेकंड बात मेरी क्या है कि जो मेन वर्ब है वो कौन से अपन ने यूज की है, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म यूज की है या सेकंड फॉर्म यूज की है या थर्ड फॉर्म यूज की है या फिर ऐसे एस वाली फॉर्म यूज की है, या फिर मैंने बात की है वर्ब की आईएनजी फॉर्म की। तो जो भी अपन वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, टाइम एंड टेंस कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब अपन चेक करते हैं सेंटेंस में, वो मेरा होता है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस को स्टार्ट करने के साथ ही मेरे माइंड में एक चीज फटाक से आ जाती है, क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज में इनको पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे यस सर। तो जो इंग्लिश है वो बेसिकली मेरी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे पहला निकल करके आया क्या, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है, ये कौन सा खेत की मूली आ गई भाई, इसको अपन समझना पड़ेगा अपने को। लैंग्वेज होता है कोई भी ऐसे शब्द, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम या कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा मोड जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी टेक्स्ट के द्वारा या किसी कॉल के द्वारा सामने वाले पर्सन को या फिर पर्टिकुलर पर्सन तक जब उसको अपन इम्पार्ट करते हैं, उसको जब अपन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो इम्पार्ट का मतलब भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो मेरी यहाँ पे दो वोकैब याद हो गई अपने को अच्छे से। दूसरी बात मैंने क्या बताई है, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश की डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आया कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है। अब आप कहेंगे सर डायनामिक क्या चीज आ गई यहाँ पे, चलो इसको भी देखते हैं अभी अपन। डायनामिक का मतलब होता है जो कि चेंज होती रहती है। इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। कैसे, अब देखो आप, इंग्लिश की लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देखना इनको ध्यान से। पहला लिखा है मैंने हाउ आर यू। नंबर 2 लिखा है मैंने हाउज यू। और नंबर 3 लिखा है मैंने व्हाट अबाउट यू। और नंबर 4 लिखा है मैंने हाउ डू यू डू। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और इसके ऊपर लिखा है मैंने डायनामिक लैंग्वेज।
तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि अपन ने देखा है इंग्लिश के सेंटेंसेस कई बार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका हिंदी मीनिंग सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी हियर हाउ आर यू, हाउज यू, व्हाट अबाउट यू एंड हाउ डू यू डू। ये सारे ही सेंटेंसेस जो मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब का मीनिंग होता है आप कैसे हैं। लेकिन सेंटेंसेस तो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं ना, अलग अलग सेंटेंसेस अपन ने फ्रेम करे हैं। तो बेसिकली इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है। अब आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक इजी। आपने क्या देखा, ये जो सेंटेंस है मेरा ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ये मेरा सेंटेंस भी ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों जो सेंटेंस अपन यूज कर रहे हैं, सेंटेंस तो सही है, मीनिंग भी अपन को सेम देंगे, लेकिन स्पोकन में यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। और स्पोकन में अपना ग्रामेटिकल अपन एरर भी बोल देते हैं सेंटेंस में, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद मेरे पास में चीज आती है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स होती है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें अपने को 3 चीजें पढ़ने को मिलती है। पहली चीज होती है मेरी ग्रामर, दूसरा है मेरा वोकैब, और नंबर 3 है मेरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है। अब आप कहेंगे सर ये वाला ग्रामर सही है कि ये वाला ग्रामर है? देखो दोनों ही स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान से सुनना। इसको अपन बोलते हैं ग्रामर, इसको अपन बोलेंगे ग्रामर, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि जब अपन ब्रिटिश ग्रामर की बात करते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज की इंग्लिश की बात करेंगे, वहां पे ये वाला ग्रामर चलता है, और ये जो अपना अमेरिकन इंग्लिश है वहां पे ये वाली ग्रामर चलती है, ठीक है। नंबर 2 पे बात करेंगे अपन वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी मींस होता है आपके पास वर्ड्स का कितना कलेक्शन है, वन वर्ड कितने आपको याद हैं। वोकैबुलरी में आपको अपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स कितने याद हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, आपको किसी वर्ड के सिनोनिम्स कितने याद हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। तो स्विफ्ट का अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, स्विफ्ट का अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं कि स्विफ्ट के जो सिमिलर वर्ड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप बोलेंगे सर पहला तो मेरे को याद है निम्बल है, निम्बल मीन्स तेज होता है। फिर आप बोलेंगे सर मेरे को दूसरा भी याद है अजाइल है। नंबर 3 मेरा है क्विक, और उसके बाद में मेरा है फास्ट, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर मेरे को इतने सारे वर्ड्स याद हैं, क्या क्या है, निम्बल है, अजाइल है, क्विक है, फास्ट है। बेसिकली ये स्विफ्ट के क्या है, सिनोनिम्स हैं, यानी कि स्विफ्ट का बिल्कुल सिमिलर वर्ड, स्विफ्ट ने जो मीनिंग दिया है वही हिंदी मीनिंग ये वाले वर्ड भी दे करके जाएंगे अपने को, ठीक है। नंबर 3 पे मेरा आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपको पढ़ करके समझना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझने की पावर कितनी है, ठीक है। आप जब चीजों को समझेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने मेरे इस चैनल का नाम भी लिखा है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवार, यानी कि इंग्लिश को समझिए आप सिद्धांत पंवार के साथ में। तो अब अपन बात करने वाले हैं टेंस में जो जो चीजें अपने पास में आएंगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए बेसिकली मैं कम ही आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि अपने को टाइम कम लगाना है, जो चीजें अपने काम में आएंगी अपन वही पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब एक सेंटेंस अपन स्टार्ट करते हैं उसके लिए अपने को कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला है मेरा सब्जेक्ट। सेंटेंस जब अपन स्टार्ट करते हैं वहां पे मेरा सबसे पहला क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, देन आई विल से, तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि काम को डू करता है, जो कि डूअर होता है, काम को करने वाला, ठीक है। यानी कि मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि विषय को भी अपन सब्जेक्ट कहते हैं, मैं कहूं किसी कर्ता को भी अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं, और किसी पब्लिक की बात करूं, जनता की बात करूं, ये सारे मेरे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो सारे मीनिंग निकले हैं ये सब्जेक्ट का नाउन फॉर्म होता है। ये सब्जेक्ट का अगर मैं नाउन फॉर्म की बात करूंगा कि सब्जेक्ट का एज ए नाउन क्या मीनिंग होता है, तो आप कहेंगे कि जो अपन ने स्कूल लाइफ में पढ़ा है, भाई इंग्लिश की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, और अपन जीके जीएस की बात करें, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट होते हैं तो उनको भी अपन सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 मेरा है ड्यूअर। ड्यूअर मीन्स होता है जो काम को करने वाला होता है। ड्यूअर इज एक ऐसा पर्सन होता है, द पर्सन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन इज कॉल्ड डूअर, यानी कि काम को करने वाला करता, ठीक है। यहाँ पे जो करता है ये मेरा क्या कहता है मेरे को कि करता है, ठीक है। जो काम को करता है वो मेरा सब्जेक्ट होता है। इसके बाद मेरा आता है पब्लिक। किसी काम को करने में अगर बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है
जब किसी काम को खत्म करने वाले, काम को परफॉर्म करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो वो मेरी पब्लिक में आ जाता है। जनता मतलब भी नाउन का फॉर्म होता है, किसका? सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? एज ए वर्ब मैं सब्जेक्ट का मीनिंग देखूंगा तो इसका मतलब होता है कंपेल करना। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, ठीक है। कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। ये क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब के रूप में मीनिंग होता है। अब इसके बाद में बात आती है कि सब्जेक्ट होते होते कितने प्रकार के हैं। देखो, मैंने पहले नंबर पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर 2 पे लिखा है मैंने प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं अपने पास में, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या अपना कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? जब काम को करने वाले पर्सन का नंबर, ठीक है, काम को करने वाले पर्सन का नंबर 1 होता है, यानी कि उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तब वो मेरा कहलाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ये बना है मेरा सिंगल से, जिसका मतलब होता है 1। नंबर 2 है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें काम को करने वाले पर्सन की संख्या होती है मोर देन 1। इसका मतलब यहाँ पे जो काम को करने वाले पर्सन होंगे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बेसिकली मैंने यहाँ पे ही को लिखा है, मैंने यहाँ पे सी को लिखा है, मैंने यहाँ पे इट को लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, जो कि कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि 1 क्या होनी चाहिए? कोई भी नाउन होनी चाहिए, ठीक है, 1 कोई भी नाउन होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आई को यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। अब आई के बारे में थोड़ा अपना केस जो है थोड़ा अलग बन जाता है। कैसे? आई के बारे में बात करें कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि आई के साथ में अपन हैव को भी यूज करते हैं और आई के साथ में अपन वोज को भी यूज करते हैं। तो रीजन बीइंग दैट, कारण ये है कि जब मैं आई को प्रेजेंट टेंस में यूज करूंगा, आई का जब मैं यूज प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में करता हूं, तो वहां पे मेरा क्या होता है? आई का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और जब मैं इसको पास्ट टेंस में यूज करूंगा आई को, तो वहां पे मेरे आई का जो नंबर है, आई का जो संख्या है, आई को मैं सिंगुलर बनाऊंगा कि प्लूरल बनाऊंगा, वो मेरा जाएगा किसमें? बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे मेरे साथ बने रहिए, अभी और देखिए आप चीजों को। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ही जो है वो सिंगुलर है, सी जो सिंगुलर है, इट भी मेरा सिंगुलर है, और नेम एक नाउन का होता है, और यहाँ पे आई को भी मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये कहा कि नाउन क्या होता है, फिर आप कहेंगे सर नाउन तो वो होता है कोई भी, ध्यान से सुनना, मैंने कहा नाउन तो कोई भी एक ऐसा होता है जो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? सर नाउन वो होता है जो अपने तीसरी क्लास में पढ़ा था, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, गुण या धर्म के नाम को अपन क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैं कहूंगा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम आंखों को खोल करके और आंखों को बंद करके देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आंख बंद करके अपन कैसे देखेंगे? आंख बंद करके देख सकते हैं बेटा। जो अपन ने ड्रीम लिया है यहाँ पे, वो अपन ने आंखों को खोल करके लिया है। और जो आप इंस्पेक्टर बनने की सोच रहे हो, आप बीएड करने की सोच रहे हो, या आप कुछ भी पटवार वगैरह बनने की सोच रहे हो, वो अपने आंखों को खोल करके ड्रीम किया होगा। जो आप आंख बंद करके देखते हो, मैंने कहा आंख बंद करके मेरे को सपना आता है, तो सपना भी मेरा क्या है? नाउन है। बेसिकली अगर मैं इस रूम की बात करूं कि इस रूम में मेरे को नाउन कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो मेरा बिल्कुल क्लियर सा आंसर ये होगा, इन दिस रूम whatever I can see is called as noun। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनो। इस कमरे में, इस रूम में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मैं देख सकता हूं, वो सब कुछ मेरा क्या है? नाउन है। जैसे मैंने बात की, इस रूम में अगर मैं फैन को देख पा रहा हूं तो फैन भी मेरा नाउन है। अगर मैं देख पा रहा हूं मार्कर को, तो मार्कर भी मेरा नाउन है। मैंने कहा मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड भी मेरा क्या है? नाउन है। ठीक है। फिर मैंने कहा विंडो, तो आप कहेंगे सर विंडो भी तो हमको दिख रही है, विंडो भी अपनी नाउन है। फिर आपने कहा सर मेरे को बुक्स भी दिख रही है, तो बुक्स में बेसिकली बेटा क्या है? नाउन है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम का जो पॉइंट है वो ये निकला कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो मेरे होंगे नाउन और या मेरे होंगे प्रोनाउन। अब आप कहेंगे सर नाउन तो अभी आपने बता दिया, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन बेटा वो होते हैं जो नाउन की जगह पर काम करते हैं, जो नाउन की जगह पर
काम करते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा नाउन था पहली लाइन में और उसको एब्सेंट करके, उसको हटा करके मैंने उसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड यूज करा जो कि मेरा एज ए प्रोनाउन काम करेगा। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना है आपको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, यहाँ पे जो किंग की बात की जा रही थी वो किंग मेरा क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर मैंने कहा ही वाज वेरी काइंड। अब यहाँ पे जो ही आ गया ये किसकी जगह पे काम कर रहा है, बेसिकली किसकी जगह पे काम कर रहा है, ये किंग की जगह पे काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरे पास में सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पे मैं जिस भी वर्ड को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, जो नाउन था उसकी जगह पे काम करने वाला जो आया व्यक्ति वो मेरा होगा प्रोनाउन। यहां तक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो मेरे होते हैं कैसे, प्लूरल इन नेचर। इट मीन्स अगर मैं बात करूं वी की, अगर मैं बात करूं यू की, अगर मैं बात करूं दे की, और मोर देन वन, यानी कि जो नाउन होते हैं मेरे, अगर वो मोर देन वन है तो वो भी मेरे कैसे आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो बेसिकली आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तभी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट अपन ने देख लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको बेसिकली नोट करनी थी वो क्या थी कि आई के बारे में मैंने ये बोला था कि आई को हम सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे। आई को हम मानते हैं क्या, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही। सिंगुलर तब मानेंगे जब आई को अपन पास्ट टेंस में यूज करेंगे, और प्लूरल तब मानेंगे जब आई को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद मेरे पास में आता है दूसरा वर्ड, दैट इज वर्ब, ठीक है। मेरे पास में क्या आता है, दूसरा वर्ड वर्ब निकल करके आता है। और वर्ब को अपन अगर देखें कि वर्ब क्या चीज है, तो वर्ब हमारे पास में इंग्लिश के सेंटेंसेस में दो होती है। पहली होती है मेरी मेन वर्ब और दूसरी होती है मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम अगर मैं बताऊं तो वो होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब जो वर्ब है वो भी मेरी दो टाइप की होती है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और दूसरी मेरी क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, तो आपको यहां पे देखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। अब मेरे पास में जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे वो थे ही, तो ही के साथ में डज का यूज भी तो कर देता हूँ, ही के साथ में मैं हैज का यूज भी तो कर देता हूँ, ही के साथ में वोज का यूज भी तो कर देता हूँ, इसके अलावा ही के साथ में मैं इज का यूज भी कर देता हूँ। तो ये जो मेरे सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मेरी सिंगुलर वर्ब होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म की बात करूं, जैसे मैंने कहा मेरे पास में डू है, मेरे पास में हैव है, एक सेकंड अभी देखता हूं। यहाँ पे आपने देखा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होते हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जैसे डज है, हैज है, वोज है, इज है, ये सारे मेरे कैसे होते हैं, सिंगुलर वर्ब होती है। प्लूरल वर्ब की अगर मैं बात करूं, डू है, हैव है, वर है और आर है। अगर फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने किस किस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, मैंने इंक्लूड नहीं करा है डिड को, मैंने इंक्लूड नहीं करा है हैड को, मैंने इंक्लूड नहीं करा है सेल को, और मैंने इंक्लूड नहीं करा है विल को, इनको मैंने इंक्लूड नहीं करा। तो जो हैड और डिड है ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो होती है, डू की है और ये हैव की है। तो सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कोई क्या बोलते हैं उसे अपन, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो कि प्लूरल हो। इसका मतलब जब सारे सब्जेक्ट होंगे मेरे पास में तब भी मैं डिड को यूज कर सकता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, और मैं हैड को भी यूज कर सकता हूँ। सेल जो मेरा है वो मेरा आई और वी के साथ में यूज होता है, और विल जो है मेरा ऑल सब्जेक्ट के साथ में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे कुछ चीजें सामने निकल करके, सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है,
प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, तो आपने यहाँ पे देख लिया है। डिड और हैड को अपन सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, शैल को अपन आई और वी के साथ करेंगे, विल को अपन ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, आगे चलते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, आप सभी भी बोलेंगे, किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कल कि सर 10th अगर आप पढ़ाएंगे तो हमें सारी चीजों को बेसिक से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 0 लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा एक चीज यहाँ पे नोट करना है आपको कि जैसे मेरे पास में कोई भी नाउन आया और मेरे पास में मान लो कोई भी वर्ब आई, और अगर हम इन दोनों में एस या ई एस को ऐड करते हैं, एस या ई एस को ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे भाई? देखो, नाउन में अगर मैंने एस या ई एस ऐड करा है, नाउन में अगर मैंने एस या ई एस को ऐड करा है तो वो मेरा बनेगा प्लूरल, और अगर मैंने वर्ब में एस या ई एस ऐड करा है तो वो मेरा बनता है क्या? सिंगुलर। ठीक है, कैसे? अब आप देखेंगे, मैंने कहा मेरे पास में ही है, मेरे पास में सी है, मेरे पास में इट है, और ये मेरे क्या है? सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनके साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डज आती है, इज आती है, वोज आती है और हैज आती है। ठीक है, फिर मैंने कहा वी है, यू है, दे है, ये सारे मेरे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ में क्या आएगा मेरा? डू आता है, इनके साथ में मेरा क्या आता है? वर आता है, इनके साथ में मेरा हैव आता है, और इनके साथ में मेरा क्या आता है? आर आता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आई को, तो आई के साथ में मेरा डू भी आता है, आई के साथ में मेरा एम भी आता है, और आई के साथ में मेरा वोज भी आता है। ठीक है, अब ध्यान से आपको क्या देखना है कि सर आपने ये क्या कर दिया, मैंने ये ऐसा करा है। देखो ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें एस आ रहा है, तो इन सारे में भी एस आएगा। देखो आप ध्यान से, इसमें भी एस आ रहा होगा, इसमें भी एस आ रहा होगा, और इसमें भी एस आ रहा होगा। यानी कि जब मेरे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे जो मेरी वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। अब हमने क्या करा है यहाँ पे? या तो एस या ई एस को ऐड करा है, यहाँ भी एस या ई एस को ऐड करा है, यहाँ भी एस या ई एस को ऐड करा है, यहाँ भी एस या ई एस को ऐड करा है। ऊपर देखेंगे आप, मैंने जब वर्ब में एस या ई एस को ऐड करा है तो वो मेरी क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। देखा है आपने? और यहाँ पे मैंने ऐसा ही करा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में मेरे को एस वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। जैसे मैंने हैज में एस को देखा, हैज क्या था? मेरा हैव की सिंगुलर वर्ब है। मेरा ये जो डज है ये मेरा डू की सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ करके। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था नाउन के साथ में एस या ई एस को ऐड करा है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है